अच्छा स्टूडेंट्स, बच्चों देखो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने 44 एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करे थे सेट्स के। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो 45 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेम वेन डायग्राम हमें कैलकुलेट करनी है। तो वेन डायग्राम को हमने सॉल्व करना है वी कॉम्प्लीमेंट यूनियन होल नंबर ना। तो सिंपल है, मैंने आपको इसको टिक क्रॉस मेथड से समझाया था। टिक क्रॉस मेथड से इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो साइड्स गिवन है बेटा, इसको मैं पहले यहाँ आपको थोड़ा सा सॉल्व करके समझा देता हूँ। आपने क्या करना होगा, आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना। आपके पास अगेन अगर दो साइड्स है गिवन ना, तो यहाँ पे आप क्या करें, वी और डब्ल्यू को बना लें। पहले दो साइड्स का एक साइड बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, आवाज़ क्लियर है ना? और बता देना ज़रा, यस या नो ये बता दो बस। ओके बेटा, थैंक यू। अब देखो आपके पास, आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल काम करना है, वो ये है कि यहाँ पे आप दो सर्कल बना लेंगे। अब दो सर्कल मैं यहाँ बना लेता हूँ। बच्चों ये आ जाएगा v, ठीक है अहमद, मैं जो है थोड़ा सा लाउड कर लेता हूँ। v और w, ठीक है। तो ये आ जाएगा v और ये आ जाएगा w। अब देखो सिंपल है, पहले w का रीजन कौन सा, उसको टिक कर लेते हैं। अब w का रीजन में टिक कर लेता हूँ। अब v कॉम्प्लीमेंट का रीजन है क्या? अगर मैं आपसे बात करूँ v कॉम्प्लीमेंट का रीजन, तो v के अलावा रीजन। अब v के अलावा जो रीजन है वो हमारे पास ये वाला रीजन होगा और ये वाला रीजन, यानी कि v वाले सर्कल को इग्नोर कर दो। तो जो हमारा शेडेड रीजन बन रहा है वो ये पूरा रीजन है, जाहिर है। मैंने बताया था यूनियन पे दोनों को कलर कर देते हैं, सारे मार्क रीजन को। ये आ रहा है और बेटा ये आ रहा है, तो इसकी वजह से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए भी ऐसे मार्क नहीं है, बी पे भी नहीं है, ना ही सी पे। तभी हम लोग किसको टिक करेंगे बेटा, तभी हम डी को टिक करेंगे, दैट इज़ योर नन ऑफ दी अबव। तो ये हमारा 45 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब 45 के बाद बेटा नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 46। अब 46 में क्या करोगे, देखो लिखा हुआ है वी कॉम्प्लीमेंट माइनस डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीक़ेकार है, बहुत सिंपल सा है। वो ये है बेटा कि अच्छा एक काम ये करो, सारे रजिस्टर निकालो, सवाल है तो उसको लिख लो एक जगह, ठीक है। आखिर में बताऊंगा, वरना बेटा ये जो आपके मतलब आप लिख दें, अगर इन केस फ़ौरन आंसर आना हो तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये है कि आप लोग, मैंने एक बताया था कि प्री रिक्विजिट्स हैं क्लास की, वो ये है कि भाई आप लोग लाजमी तौर पर अपने लेक्चर्स को गो थ्रू करके आइएगा, ठीक है। और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो ये है कि कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, तो बिल्कुल तवज्जो से सुनते रहना सारी बातें। पेन पेंसिल निकाल लो। अब देखो वी डैश माइनस डब्ल्यू डैश, तो यहाँ पे आप सिंपल दो सर्कल बना लें। ये आपने बना लिया, ठीक है। ये आपका v है बेटा, ये आपका w है। v डैश की मीनिंग है v के अलावा जो भी रीजन है। तो v के अलावा अगर मैं कोई रीजन की बात करूँ तो v वाले सर्कल को इग्नोर कर दो। अब यहाँ पे या तो तुम एक और काम कर सकते हो, सुन लो मेरी बात बेटा। यूनिवर्सल सेट को आप कंसीडर कर लें, आसान तरीका बता रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट को आप कंसीडर कर लो 1 2 से लेके 7 तक, सही है। v को कंसीडर कर लो, ये ज़्यादा आसान लगेगा तुम लोग को, दो सेट के लिए ज़्यादा आसान है 1 2 3। और w को कंसीडर कर लो 3 4 5, ठीक है बेटा। अब होता ये है कि जो कॉमन रीजन होता है v और w का, वो इधर लिखा जाता है। अब v पे जो भी नंबर रह गए उसको यहाँ लिख दोगे, और w पे बेटा जो भी रह गए उसको आप यहाँ लिख देंगे, और जो यूनिवर्सल सेट पे लिख रह गए उसको आप यहाँ लिख देंगे 6 और 7 को, ठीक है। अब v डैश, अगर मैं v कॉम्प्लीमेंट आपसे बोलूँ तो v कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा भाई, 1 2 3 को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, तो बेटा ये हो जाएगा 4 5 6 7। और w डैश की बात की जाए तो 3 4 5 को माइनस कर दो। तो जब 3 4 5 को बेटा माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 6 7, ठीक है। अब जब तुम लोग v डैश माइनस डब्ल्यू डैश निकालोगे तो v डैश में से w डैश का मतलब है w डैश वाले रीजन को माइनस कर दो, यानी कि 6 7 को कैंसिल कर दो। जब 6 7 को कैंसिल करोगे तो सिर्फ बच जाएगा 4 और 5, यानी कि आपने सॉल्व कर लिया,
सॉल्व करने के बाद 4 और 5 कौन से रीजन पे, ये वाले रीजन पे, तो यानी कि ये वाला रीजन आपका आंसर होगा, सिर्फ ये वाला रीजन जो कि ऑप्शन नंबर डी पे मौजूद है। तभी हम लोग ऑप्शन डी को सॉल्व कर लेंगे, सबसे आसान तरीके का आ रही है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 46 क्लियर है सबको? यस लिख दो इनको, क्लियर है, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब 46 के बाद नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 47। 47 क्या है, यहाँ से देखो भाई, 47 बड़ा सिंपल है बेटा। अब जाहिर है ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो शेड हुआ हुआ है वो बीच वाला रीजन है, तो ये जो है ये क्या है, दैट इज़ योर ओवरलैपिंग रीजन। अब ओवरलैपिंग रीजन बड़ा सिंपल सा है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ओवरलैपिंग रीजन है, तो ये सिंपल सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 47 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, ये तो सिंपल, इसमें कोई बात समझने की थी नहीं। 48 को देखो। अब बेटा 48 में यहाँ ये कहा जा रहा है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी का मतलब है ए छोटा सर्कल होगा और बी बड़ा सर्कल होगा, सही है। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसको ना ऑप्शन को ना देखो आप, ना सिंपल वेन डायग्राम को देखें। तो यहाँ पे आपने ये काम करना है 48 के अंदर कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। भाई क्या ए बी के अंदर मौजूद है? हाँ ये बात तो सही है, ए बी के अंदर मौजूद है, ये पहली कंडीशन को तो ट्रू साबित कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ द सबसेट ऑफ बी, लेकिन ये तो सी के अंदर ही आ रहा है, यानी कि सी भी बी के अंदर ही आ रहा है, यानी कि इस कंडीशन के अंदर तो ए भी बी का सबसेट है और सी भी बी का सबसेट है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है ए भी बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि वो दोनों, सबसेट का मतलब होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक सर्कल है उसके अंदर एक और सर्कल है, तो जो छोटा वाला सर्कल होगा ना वो बड़े वाले सर्कल का सबसेट होगा। इसी तरीके से अगर ऐसे साइड बने हो, दो साइड इस तरीके से हो, तो ये इसमें ओवरलैपिंग रीजन नहीं है, तो ए सबसेट बी का नहीं है। ठीक है भाई, तो यानी कि ये नॉट अ सबसेट है। तो ये जाहिर सी बात है, दोनों में कोई मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल मौजूद ही नहीं है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के सबसेट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, ए यहाँ पे बिल्कुल ए जो है बेटा बी का सबसेट है, और बिल्कुल ये बात भी सही है कि सी जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि सी पूरा बी के अंदर नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी जो है वो नल सेट है। नल सेट का मतलब बेटा ये होता है कि आपके पास ए और सी में कोई कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट का मतलब है कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग रीजन होना चाहिए। तो देखें बिल्कुल कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग रीजन है। नल सेट में क्या होगा कि अगर ए ऐसा है फॉर एग्जांपल एक सर्कल, और सी ऐसा है, मतलब बिल्कुल अलग अलग है, तो इसकी मीनिंग होती है ए इंटरसेक्शन सी जो है वो नल सेट है। अगर हमारे पास ए और सी ओवरलैप कर रहे हैं, अगर भाई ए और सी ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन सी जो है वो नल सेट के इक्वल है, नहीं है बल्कि, तो इसमें भी नहीं है। तो यानी कि दोनों कंडीशन, मतलब तीनों कंडीशन को मीट कर रहे हैं, यानी कि ये रीजन जो है वो ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि इसमें पहली कंडीशन भी मीट हो रही है, ए बी का सबसेट भी है, सी बी का सबसेट नहीं है, और ए इंटरसेक्शन सी में दोनों किसी न किसी पॉइंट पे ओवरलैप कर रहे हैं, तभी ये ओवरलैपिंग रीजन ही। ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी में अगर आप देखें ए ना ही बी का सबसेट है और ना ही सी बी का सबसेट है, तो डी तो हो ही नहीं सकता। देयरफॉर वी हैव टू टेक ऑन 48 ऑप्शन नंबर सी बेटा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? नहीं बेटा 12:30 तक नहीं, आज क्लास जो 11:30 तक ही है। ठीक है, 11:30 तक मैं इंशाल्लाह चैप्टर आपका ख़त्म कर दूंगा, नया स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप देखो 48 के बाद अब मैं सी के आगे डिस्कस कर रहा हूँ 49। 49 को तवज्जो से सुनो भाई, यहाँ लिखा हुआ है इफ ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट
लिखा हुआ है ए बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है, सही है। मतलब अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सिंपल है कि ए के तमाम तरह एलिमेंट्स बी के अंदर है। उसी जैसा सवाल है, अगर किसी को 48 क्लियर नहीं हुआ है तो 49 पे दोबारा सुने, 49 पे सेम वर्किंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ए बी का सबसेट है, यानी कि ए छोटा सर्कल होगा और बी बड़ा सर्कल होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसी तरीके से बी मतलब इसका बड़ा सान है, अगर इसको समझा है तो बी बड़ा सर्कल होगा, ए उसके अंदर होगा और सी बड़ा सर्कल होगा। तो क्या आपके पास ऐसा सर्कल मौजूद है? जी हाँ, सी पे मौजूद है। इधर तो ना ही बी सी का सबसेट है और ना ही ए बी का सबसेट है। तो ये इसके अंदर ए बी का सबसेट है, इसके अंदर बी सी का सबसेट नहीं है, ए का भी सबसेट नहीं है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ए बी के अंदर आ रहा है तभी ए बी का सबसेट है, बी सी के अंदर आ रहा है तभी बी सी का सबसेट है। देयरफॉर योर जवाब विल बी ऑप्शन नंबर सी बेटा, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब 49 के बाद अगर मैं इसी के आगे आपसे डिस्कस करूँ, क्वेश्चन नंबर 50। अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। 50 के अंदर क्या कहा जा रहा है बेटा? 50 के अंदर बोला जा रहा है, ये आपको फॉर्मूलाज थोड़े याद होने चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है 50 स्टूडेंट्स साइन अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ, 90 स्टूडेंट साइन अप फॉर ईदर। ईदर का मतलब होता है यूनियन। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, या इसको भी अगर तुम लोग समझना चाहो वेन डायग्राम के थ्रू तो समझ लेना जरा भाई। अगर मैं इसको समझाऊँ आपको तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। वो ये है कि आपके पास दो सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश ना। ये रहा मैथ बेटा, ये रहा इंग्लिश। अब 50 स्टूडेंट साइन अप फॉर बोथ, यानी कि 50 बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। 50 स्टूडेंट्स ने दोनों सब्जेक्ट के लिए साइन अप किया हुआ। 90 स्टूडेंट टोटल है, यानी कि ये पूरा टोटल जो है जिसमें दोनों सर्कल भी इंक्लूडेड है वो 90 है। अब 25 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ, यानी कि ये वाला रीजन होगा। ये जो रीजन है ना, ये सिर्फ इंग्लिश का रीजन है, ये वाला। यानी कि सिर्फ इंग्लिश में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 25 है। इसी तरीके से आपके पास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ बट नॉट इंग्लिश, ठीक है भाई। यानी कि इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। इन तीनों को मिला के यूनियन बनना है, यानी कि भाई 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, इधर का मतलब है यूनियन बेटा। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल सी कहानी ये है कि आप इनको ऐड करेंगे, अगर x प्लस 50 प्लस 25, सो इन तीनों का सम, यानी कि मैथ और इंग्लिश को अगर मैं मिला दूँ तो वो 90 के इक्वल है। सिर्फ इंग्लिश वाले जो हैं वो 25 हैं, दोनों कंडक्ट करने वाले 50 हैं, और सिर्फ मैथ वाले हमें नहीं पता, वो है x। तो इन तीनों का सम जो होगा वो 90 के इक्वल होगा। तो बेटा यहाँ लिखोगे 90 माइनस 75। इधर का मतलब, इधर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इधर का मतलब तो यूनियन या टोटल बोल सकते हो, इंग्लिश और मैथ। यानी कि आपको गिवन है इंग्लिश और मैथ, ये गिवन है आपको सिर्फ इंग्लिश का, मैथ का नहीं। यानी कि सिर्फ इंग्लिश का रीजन ये है, ये वाला रीजन आपको पता करना है, सिर्फ मैथ वाला रीजन, ये रीजन आपने पता करना है, ठीक है बेटा। तो 90 में से 75 माइनस करोगे तो ये 15, यानी कि 25 प्लस 50 प्लस x जो कि नहीं मालूम था, वो तीनों टोटल के इक्वल होगा। टोटल कितना है? 90। अब 90 में से आप लोग x निकालना, x विल बी 15, यानी कि ये जो है भाई 15 होगा। अब तीनों को प्लस करोगे तो मैथ और इंग्लिश के कंबाइंड स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और वो कंबाइंड स्टूडेंट जो है वो 90 होंगे। देयरफॉर वी हैव टू टेक ऑन ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 15। अब बेटा नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 50 के बाद 51। अब 51 देख लो बेटा। 51 पे लिखा हुआ है ऑफ द 410 स्टूडेंट्स एट कैनेडी हाई स्कूल। भाई 410 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे
So we have 410 students at Kennedy High School, 240 study Spanish and 180 study French. If 25 students study neither language, how many students study both? देखो भाई, आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए। जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि 410 स्टूडेंट्स, अब 410 स्टूडेंट्स में से 25 ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, स्पेनिश भी नहीं पढ़ रहे और फ्रेंच भी नहीं पढ़ रहे। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, या तो वो स्पेनिश पढ़ रहे होंगे या तो वो फ्रेंच पढ़ रहे होंगे। भाई सिंपल सी बात है, 410 बच्चे हैं। अब 410 बच्चों में से वही बच्चे होंगे, 410 बच्चे जो होंगे वो सम होगा। किसका सम होगा? जो कि स्पेनिश पढ़ रहे होंगे, जो कि फ्रेंच पढ़ रहे होंगे, और जो कि एस डैश और एफ डैश जो कि दोनों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वो बच्चे मालूम करता हूँ जो स्पेनिश और फ्रेंच पढ़ रहे होंगे, सिर्फ स्पेनिश या फिर फ्रेंच। तो 410 में से हम 25 को माइनस कर देते हैं, 25 को माइनस कर देते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ, 410 माइनस 25, 385। 385 आर द स्टूडेंट्स दैट आर स्टडीइंग ईदर स्पेनिश और फ्रेंच। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ये मैं आपको लिख लें, इस सर मैंने आपको लिखवाया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बात याद रखना, ये जो बोथ लिखा हुआ है ना, बोथ, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि स्पेनिश और फ्रेंच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो बराबर होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेनिश, फ्रेंच भाई देखो स्पेनिश और फ्रेंच पढ़ने वाले हैं, या तो स्पेनिश या तो फ्रेंच पढ़ने वाले हैं। वो कितने स्टूडेंट्स हैं? वो हैं 385। जो सिर्फ स्पेनिश पढ़ते हैं वो है 240। ये देखो 240 स्टडी स्पेनिश, दैट इज़ योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर स्टडीइंग स्पेनिश। और 180 स्टडी फ्रेंच, यहाँ लिख दोगे 180, और यहाँ आपने बोथ निकालना है, यानी कि वो ऐसे स्टूडेंट जो कि दोनों पढ़ते हैं। यहाँ आप लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेनिश या फिर और या फ्रेंच। तो बेटा ये हो जाएगा 420 माइनस 385। सो दैट विल बिकम ऑप्शन है, यानी कि 51 का आंसर विल बी 35 इज योर सिंपल जवाब, ठीक है। तो 51 इज ए बेटा। तो ये इसके पीछे लॉजिक था। 51 के बाद नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 52। ठीक है, ग्राफ देख लो इसको। अब मैं 51 के आगे बढ़ता हूँ 52 से। मैं पीडीएफ बेटा दे दूंगा, अब एक साथ जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, मैं टेंशन नहीं लो, मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, सही है। तभी मैंने ये ऑलरेडी ना कट करके पहले ही पेस्ट कर लिया ताकि टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो 70 स्टूडेंट्स, अच्छा ये पहले 3 सेट, अभी 52 में आपको करवाता हूँ, पहले वो कर लें जो कि 2 सेट वाले हैं। अब 2 सेट वाले कौन से हैं? अच्छा ये 3 सेट वाले हैं ना, इसको मैं आखिर में करवा रहा हूँ, ये असल में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। पहले ये देख लो, द नंबर्स √3, √5, √7, √13, √17, ये तो इन बच्चों वाला सवाल है, ये रेशनल होता है। तमाम तर रूट्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a = b, ये हो गया 54। 54 के बाद नाउ वी हैव टू डिस्कस 55 ना, या 53, चलो 53 में भूल गया। 53 भी बच्चों वाला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव। अच्छा कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर को रिवर्स करना ना। अच्छा अब यहाँ पे 53 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि याद रखना ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, अगर ये चीज़ लिखता हूँ ना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसका कम्यूटेटिव लूँगा तो बेटा ये ऐसे होगा। तो ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट बी पे था, ए पे आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, तो सिर्फ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 53 के बाद बेटा 54 मैंने बता दिया। 55 सुनो, इफ़ पावर सेट
ऑफ एनी सेट कंटेन 32 एलिमेंट्स बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो निकाल लो 2 की पावर n। 2 की पावर 4 होती है 16, 32 नहीं होती है, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 5 जो है वो 32 होती है। देयरफॉर वी हैव टू टेक ऑन ऑप्शन नंबर बी विच इज़ योर 32। ठीक है। अब 55 के बाद बेटा मैं डिस्कस करता हूँ 56। 56 में लिखा हुआ है सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2 3 4। ये बात याद रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा ए क्रॉस बी के अंदर बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के। तो ए के अंदर एलिमेंट है 3 और बी के अंदर एलिमेंट है 3, सही है। तो आपके पास 3 3 जो होता है बेटा 9 होता है। अच्छा एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द ए क्रॉस बी, ये भी बताया तुम आसान है भाई। 3 और 2 लिखा हुआ है ना, तो याद रखना ये 3 पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब ये 3 जो है ये पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, ये पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा। 3 ये तो सही है, लेकिन 2 दूसरे सेट पे नहीं है, तभी ये गलत हो जाएगा। अब 5 क्या पहले सेट में है? ए नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 4 2 लिखा हुआ है, 4 क्या पहले सेट में है? हाँ बिल्कुल है। 2 है दूसरे सेट में नहीं, ये गलत हो गया। 3 5 जो है 3 क्या पहले सेट में है? सेट ए में है, हाँ है बिल्कुल। 5 है दूसरे सेट में, यहाँ बिल्कुल है, यानी कि ये सही है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट होगा। ये लो 55 56 दोनों देख लो। ये रहा 55 बेटा, ये रहा 56। नाउ वी हैव टू डिस्कस 57। देखो 57 के अंदर क्या कहा जा रहा है। मैं अगर 57 की बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है। देखो पहले ना बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लो। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर बी निकाल दूं, यानी कि अगर मैं बी सी डी निकाल दूं, तो 56 में बेटा सिंपल है कि देखो ना 3 2 लिखा हुआ है। मुझे बताओ क्या 3 पहले सेट में नहीं है ना? है। 2 दूसरे सेट में नहीं है। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर तुम ए क्रॉस बी निकाल लो, तो ए क्रॉस बी पे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए कॉमा बी, सच दैट जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट बी से बिलोंग करता है। तो आपने बस ऑर्डर्ड पेयर में ये देखना है कि जो कॉमा से पहले है वो सेट ए का हिस्सा होना चाहिए और कॉमा के बाद जो है सेट बी का हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि देखो 3 ए से बिलोंग कर रहा है और 5 जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब 57 सुनो भाई। 57 पे लिखा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल दो, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट विल बिकम ए और ई, ठीक है। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालता हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए निकाल दो, यानी कि ए बी डी निकाल दो, सी। इसी तरीके से अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी में से इसको निकाल दो, यानी कि ए निकल जाएगा, सिर्फ ए बच जाएगा। अब ऑप्शन को सॉल्व कर लो। बी माइनस ए, तो बी में से ए माइनस करूँगा, जाहिर है कि इसका मतलब होगा कि बी कैंसिल हो जाएगा और डी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सी आ रहा है। अरे सॉरी कुछ गलती करी मैंने कहा बी माइनस ए है ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी सी डी निकालते हैं, ए सही है ये बिल्कुल। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को निकाल दूँ, यानी कि ए बी डी, ये भी सही है। अच्छा आपका आंसर आया ए आया है ना, ये तो सी आया, ए तो नहीं आया, तो ये गलत हो जाएगा। ए माइनस बी जो है, ए में से बी को निकालोगे तो ए के सेट के एलिमेंट बचेंगे, यानी कि ए बचेगा। तभी 57 का जो आंसर है बेटा वो आपका बी होगा, ठीक है। ये बच्चों वाला सवाल था। अब देखो 57 के बाद 58 सुनो।
भाई 58 में लिखा हुआ है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेट एफ एंड जी। भाई एफ और जी बराबर हो, अगर ये तभी पॉसिबल है जब एफ और जी बराबर हो। वजह भाई अगर आप एफ को रख लें 1 2, अगर आप जी को रख लें 1 2, अब अगर आप यूनियन कैलकुलेट करेंगे तो यूनियन भी इसका 1 2 ही आएगा, और अगर आप इसका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 2 आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब एफ और जी बराबर होंगे। ठीक है, अभी अभी बेटा 52 भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। ये हो गया 58। 58 के बाद नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 59। 59 पे लिखा हुआ है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो बी इंटरसेक्शन सी में पहले एलिमेंट काउंट कर लो कितने हैं। बी और सी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 0। सही है, बी और सी का जो कॉमन एलिमेंट है वो है 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए पे है 2 और बी इंटरसेक्शन सी पे है 0, देयरफॉर वी हैव टू टेक ऑन 0। 59 के बाद बच्चों अब 60 देख लेते हैं। 60 में क्या कहा जा रहा है, देखो भाई द 65 कार्ड्स देयर आ रही है, देयर आर दा नहीं है, देयर आर लिखा हुआ है, देयर आर सही कर लो इसको। देयर आर 65 कार्ड्स ऑन अ कार लॉट। 45 है एयर कंडीशनिंग, 30 है पावर विंडोज, 10 12 है बोथ एयर कंडीशन। भाई ये भी बड़ा शानदार सवाल है। देखो भाई वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, नंबर ऑफ कार्ड्स इधर एफ, एयर कंडीशनिंग और पावर विंडोज। तो ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ कार्ड्स हैविंग एयर कंडीशनिंग और पावर विंडोज माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ हो जाएगा। सही है, अब इधर जहाँ पे लिखा हुआ है पहले ना यूनियन निकाल लो। ऐसी कार्स जिसपे एयर कंडीशनिंग है वो है 12, तो यहाँ लिखोगे 12, और ऐसी कार जिसके पास पावर विंडोज है वो है 30, यहाँ 30 लिख दोगे। सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 45 के पास पावर विंडोज है ना, ये देखो 45 है पावर विंडोज, यहाँ लिख लेते हैं 45 के पास है पावर विंडोज, 30 सॉरी एयर कंडीशनिंग, 30 के पास से पावर, 12 के पास से दोनों का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एयर कंडीशनिंग एंड पावर विंडोज। सही है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 45 प्लस 30 75, 75 माइनस 12 करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 63 हो जाएगा। अब देखो 63 कार्स ऐसी हैं जिसमें या तो एयर कंडीशनिंग है या तो पावर विंडोज है। आपने करना ये है कि आपके पास कार जो है वो 65 है, तो नीदर की बात हो रही है, नीदर का मतलब दोनों ना हो। तो दोनों ना होने का मतलब है आप 65 में से 63 को माइनस कर देंगे, तो 2 कार्स ऐसी होंगी जिसपे ना ही एयर कंडीशनिंग होगी ना ही पावर विंडोज होगी। ठीक है, तो 2 कार्स ऐसी होंगी, यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि भाई मैंने बोल दिया 65 कार है, मैंने आपको बता दिया 45 के बाद एयर कंडीशनिंग है, 30 के बाद दोनों है, 12 के बाद जो है वो 30 के बाद से पावर विंडोज है, 12 के पास एयर कंडीशनिंग भी है, पावर विंडोज़ भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दोनों, नाइदर का मतलब दोनों नहीं, तो नाइदर को कैलकुलेट करने का तरीका होता है पहले यूनियन निकालो, यूनियन के बाद उसको टोटल में से माइनस कर दो तो आपको नीदर मिल जाएगा। सही है, तो नीदर का मतलब है आपका ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सही है बेटा, तो ये 60 का सोल्यूशन है।
59 तो बहुत सिंपल है बेटा, असल में बी इंटरसेक्शन सी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 0 है ना, तो 0 को अगर तुम ए के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो 2 के, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना ये बात, मैंने बताया भी था क्लास के अंदर, लिखवाया भी था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए क्रॉस बी की मैं बात करूं तो वो बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के। तो ये हो गए 60 क्वेश्चन है टोटल। 60 के बाद बेटा मैं आई एम डिस्कसिंग अबाउट 52। अब आप बोल रहे हैं सर 52 जो आपने नहीं कराया वो करवा दें। अब असल में 52 ना 3 सेट का सवाल है। अब मसला ये है कि इंटर में आपको वेन डायग्राम इतनी अच्छे से पढ़ाई जाती नहीं है, मैं फिर भी चलो ट्राई करता हूँ इसको समझाने की, आप कोशिश करिएगा समझने की। देखो 52 में अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो आपके पास 3 सेट है भाई। पहला मैथ है, फिर इंग्लिश है बेटा, एट लास्ट सेट यू हैव जर्मन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 3 सेट मुझे क्या मैंने, अब मसला ये है कि वेन डायग्राम में इंफॉर्मेशन क्या की मैंने, ये मैंने बना ली। अब असल में 3 सेट की वेन डायग्राम की इंफॉर्मेशन, तो ये बात याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी का बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर बेटा बी इंटरसेक्शन सी, और फिर बेटा सी इंटरसेक्शन। ये होता है फॉर्मूला, सही है। अब ना अगर मैं यहाँ लिखूँ ए की जगह मैथ और यहाँ बी की जगह इंग्लिश और यहाँ जर्मन लिख दूँ अगर, तो ये हो जाएगा मैथ, ये हो जाएगा इंग्लिश, ये हो जाएगा जर्मन, ये हो जाएगा मैथ और इंग्लिश, ये हो जाएगा इंग्लिश और जर्मन, और ये हो जाएगा जर्मन और मैथ। जो कि तीनों पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैथ इंग्लिश और जर्मन में, वो 70 स्टूडेंट्स हैं। और का मतलब होता है यूनियन, तो मैं यहाँ पे तो 70 लिख दूंगा। जो सिर्फ मैथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 40, तो यहाँ मैं 40 लिख दूंगा। जो कि इंग्लिश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 35। अच्छा एक और चीज़ में लिखना भूल गया, एक और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लो, ये आपने ऐड करना है, सही है। फोर्टी हो गया। अब बेटा 40 के बाद 35, फिर है 30। इन तीनों को ये असल में ये कॉमन रीजन है ना, तीनों का मतलब ये कि इंटरसेक्शन रीजन है, मैथ इंग्लिश इंग्लिश जर्मन जर्मन इंग्लिश। तो इन तीनों को माइनस करके मैं एक्स लिख देता हूँ, इन तीनों रीजन को माइनस कॉमन निकाल के इन तीनों की जगह एक्स लिख देता हूँ, सही है। अब देखो 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों पे एनरोल है, यानी कि बीच में मैथ इंग्लिश और जर्मन तीनों का जो इंटरसेक्शन रीजन है वो ये है। ये तीनों का इंटरसेक्शन रीजन के बारे में बात हो रही है 15। तो ये हो जाएगा 70 बेटा, इन तीनों को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 120 माइनस एक्स, एक्स निकाल लोगे, एक्स विल बिकम 50, लेकिन 50 ऑप्शन मिले। 50 आपको जो आंसर मिला है वो है किसका,
50 असल पे जो आंसर आपको मिला है ना, वो ये रीजन है, ये वाला रीजन, मैथ और इंग्लिश का कॉमन रीजन, फिर मैथ और जर्मन का रीजन एक, और फिर इंग्लिश और जर्मन का। हमें असल में ये रीजन नहीं चाहिए, हमें चाहिए, देखो यहाँ पे एक चीज़ वर्ड लिखा हुआ है, उसको बड़ा गौर से सुनना। एग्जैक्टली हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सवाल कर रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द कोर्सेज। अब 2 ऑफ द कोर्सेज एग्जैक्टली की बात हो रही है, तो वो रीजन कौन सा, उसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, वो ये रीजन है। ये सारे वो रीजन है जो कि 2 कोर्सेज के, क्योंकि ये जो बीच वाला रीजन है ये वो रीजन है जो कि तीनों का कॉमन रीजन है। सही है। तो आपने 50 में से अगर आपने सिर्फ 2 वाला रीजन निकालना है, तो आप 50 में से, मतलब अगर आप निकालना चाहेंगे ये वाला रीजन जो रिक्वायर्ड रीजन है, जिसको मैंने रेड से बताया हुआ है, तो आपको 50 में से 3 टाइम्स ऑफ द 15 माइनस करना पड़ेगा। तो 50 माइनस 45 जो है वो 5 होता है। देयरफॉर यू हैव टू टेक ऑन ऑप्शन 5 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आपने, अब देखो दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जब तीनों का ओवरलैपिंग रीजन निकाला ना, देखो एक ये ओवरलैपिंग रीजन था, एक ये ओवरलैपिंग रीजन था, और एक ये ओवरलैपिंग रीजन था। तो तीनों पे आप जब मैथ इंग्लिश का रीजन काउंट कर रहे थे, मैथ इंग्लिश का रीजन काउंट कर रहे थे, उसमें भी ये बीच वाला रीजन आ रहा था। इंग्लिश और जर्मन में भी ये बीच वाला रीजन आ रहा था, 2 दफ़ा आ गया, और जर्मन और मैथ में भी ये वाला रीजन आ रहा था बीच वाला। तो कितनी दफ़ा आया ये वाला रीजन, जो ज़्यादा काउंट हुआ 3 दफ़ा आया, क्योंकि मैथ और इंग्लिश में भी 1 दफ़ा आया, मैथ और जर्मन में भी आया, इंग्लिश और जर्मन में। हमें कौन सा रीजन चाहिए था, जिसको मैं ब्लू से कलर कर रहा हूँ, हमें ये रीजन चाहिए। तो जो इजाफी रीजन था वो कितनी दफ़ा इजाफी था, वो 3 दफ़ा इजाफी था। तो जब भी एग्जैक्टली 2 ऑफ द कोर्सेज की बात हो, तो पहले क्या करना कि तीनों का इंटरसेक्शन रीजन निकालना, फिर उसको 3 से माइनस कर देना। असल में ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस लेवल का है, बहुत मुश्किल है कि ये पेपर सवाल में पूछा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये कि ये GRE का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो मुश्किल है राबिया कि टेस्ट के अंदर क्वेश्चन ये है, ये एक ही सवाल ऐसा होता है जो कि स्किप करने वाला होता है। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में इतना टाइम लग जाता है। तो ये कि अगर आप नस का टेस्ट देंगे तो 80 में से कोई एक MCQ ऐसा हो सकता है जो कि ऐसा आ जाए। ठीक है, तो मैंने कहा चलो बुक का हिस्सा था इसलिए मैंने करवा दिया, बाकी देखो बाकी विद इन अ मिनट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है अभी अंडरस्टैंड हो गया। अब ये कि समझ आ गया तो अच्छी बात है बेटा, और नहीं आया तो ये कि उसको दोबारा से देखना, कोशिश करना अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करो, फिर उसको देखना दोबारा। ठीक है, तो बेटा अब इसके आगे अगर मैं बात करूँ ना आपसे, अब मुझे बेटा यहाँ पे अब नया चैप्टर में स्टार्ट करना है, तो ज़रा 2 मिनट रुकना पहले, फिर क्लास रिज्यूम करता हूँ। ठीक है।